नमस्कार। लद्दाख में जो हिंसा हुई, उसमें 4 लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उसमें बताया जाता है कि पुलिसकर्मी भी है। और मीडिया की बात करें तो 1989 के बाद कहा जा रहा है कि ये सबसे हिंसक दिन रहा। और इसके बाद सोनम वांगचुक ने वापस ले लिया अपना आमरण अनशन पे थे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना था, उसको लेकर के वो सोनम वांगचुक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बाँटा गया था, तब कहा गया था कि जो लद्दाख है उसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 5-6 साल बीत जाने के बाद भी लद्दाख को वो दर्जा नहीं दिया गया। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है वो। जम्मू कश्मीर तो फिर भी एक नाम की ही सरकार है, लेकिन सरकार है, लेकिन लद्दाख में वो भी नहीं। और सोनम वांगचुक ने हालांकि जो हिंसा हुई उससे नाइतफाकी रखी और कहा कि ये जो हिंसा हुई है वो गलत हुआ और हमारा जो आमरण अनशन है, हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है सरकार से, उस पर चोट लगी है। कल बता रहे थे भक्त जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बीजेपी के भक्त, आईटी सेल के लोग, हिंदूवादी, कथित हिंदूवादी। हिंदूवादी कहना भाजपाइयों को जो है हिंदुओं के साथ धोखा है। ये कथित हिंदूवादी है, हिंदू के नाम पे ढोंगी है ये, कलंक कह सकते हैं इनको। ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू धर्म की जो पवित्रता है, जो उसमें आध्यात्मिकता है, उसको कीचड़ में सान दिया है, कीचड़ में मिला दिया है इन लोगों ने। सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो मूर्ख किस्म के लोग हैं देश में भरे हुए, जिनको न धर्म के बारे में जानकारी है, न देश के बारे में जानकारी है, न पड़ोसी के बारे में जानकारी है, उनको गुमराह करते रहते हैं। अब सोनम वांगचुक के आंदोलन को किसने हिंसक बनाया, ये बड़ा सवाल है। ये जांच का विषय है और इसके लिए सरकार को बरी नहीं किया जा सकता। सरकार ने जो वादा किया था वो क्यों नहीं निभाया। सरकार तो कहाँ दावा कर रही है 370 हमने खत्म कर दिया और शांति अमन चैन है हर तरफ, हमने बढ़िया से चुनाव करवा लिया, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। फिर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। छठी अनुसूची के तहत जो उसको लाभ मिलना था, विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, वो क्यों नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक इसी को लेकर के आंदोलन पर थे। लेकिन अब जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है और यहां तक कहा है कि सोनम वांगचुक का जो संस्थान है वो अब सीबीआई उसकी जांच करेगी। और कहा जा रहा है कि विदेश से अवैध तरीके से फंड जुटाया है। सोनम फरवरी में इस्लामाबाद में पाकिस्तान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन शामिल हुए तो क्या घुसपैठ करके गए थे पाकिस्तान, या भारत सरकार ने परमिशन दिया था। किसी को कैसे बदनाम करना है ये भाजपाई से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता है। 2-3 और उदाहरण देता हूँ। हालांकि उत्तराखंड में भी आंदोलन जोरों पर है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये जो है जेन जेड जो हुआ नेपाल में, जेएनजेड को भड़काया जा रहा है। कभी कांग्रेस का नाम लिया जाता है, कभी सोनम वांगचुक का नाम लिया जाता है, कभी कहा जा रहा है उत्तराखंड में कि सारे देशद्रोही मिल गए। इनको अपने गिरेबान में झांकने की आदत थी। ये 100 साल तक आरएसएस वाले दूसरों पे आरोप लगाए रहे और आज भी सत्ता में आने के बाद भी इनका काम यही है, कैसे आरोप लगाया जाए, यही कर रहे हैं। दूसरों पे कैसे कीचड़ उछाला जाए, अपने आप को कैसे महान देशभक्त बताया जाए। एक बयान में आपको और ले चलता हूँ, फिर उत्तराखंड पे आऊंगा। अभी सीडीएस जो है अनिल चौहान, उन्होंने एक प्रोग्राम में किताब के विमोचन में गए हुए थे और वहां उन्होंने कहा कि अगर 1962 के युद्ध में अगर एयरफोर्स को अनुमति मिली होती तो आज अलग तस्वीर होती। चीन जो है अलग तरीके से होता, चीन की तस्वीर अलग होती। और ये देखिए पुणे में दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल एपीपी एसपीपी थोरात की संशोधित आत्मकथा रिवील टू रिट्रीट के विमोचन समारोह में एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये टिप्पणियां की। वो गए नहीं, एक वीडियो भेजा था। थोराट 1962 युद्ध से ठीक पहले पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ थे। सीडीएस ने थोराट की किताब को महज एक सैनिक की डायरी नहीं
बल्कि नेतृत्व, राजनीति और भारतीय सैन्य इतिहास की गहन अंतर्दृष्टि का स्रोत बताया। और उन्होंने कहा कि ये आत्मकथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। लेकिन ये कहना कि अगर एयर एयर मार्शल को परमिशन दिया जाना, वायुसेना को अनुमति दी जाती, तो स्थिति कुछ और होती। पता नहीं चीन का क्या होता, बहुत स्पष्ट उन्होंने नहीं बोला। लेकिन बीजेपी के नेता तो अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा से लेकर के राहुल गांधी पे सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन ये सीडीएस साहब भी अभी सवाल उठाने लगे। सेना के बड़े अधिकारी भी अगर इस तरह के सवाल उठाएंगे पूर्व के नेताओं पर, तो ये अफसोसनाक है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी 1962 तो बहुत पुरानी बात है। देश उस समय बहुत अपने पैरों पे खड़ा नहीं था, अनाज इतना नहीं होता था कि वो पेट भर अनाज खाना खा पाए। आज तो सफिशियंट अनाज है देश में। 1967 के बाद जो हरित क्रांति हुई, देश में अनाज भरपूर मात्रा में है आज, और उसी अनाज को बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सीडीएस साहब ने क्या किया? क्या उनको परमिशन नहीं थी? नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि हमने खुली छूट दे दी है सेना को। तो सेना ने को खुली छूट दी गई, तो क्या हुआ? क्या पीओके कब्जा कर लिया? सेना के ही तरफ से ये आया था कि 21 आतंकी ठिकाने हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन दोहराना जरूरी हो जाता प्रसंगवश। 21 आतंकी ठिकाने में से 9 ही क्यों खत्म किए? और अगर पाकिस्तान घुटनों पर था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था मालिक माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, सेना ने अपूर्व, जिसको कहते हैं, साहस का परिचय दिया था, तो पाकिस्तान को घुटने पर ला करके उनसे समझौता क्यों नहीं करवाया गया? क्यों नहीं मनवाया गया कि तुम्हारे जो 12 और सैनिक ये आतंकी ठिकाने उसको नष्ट करो? क्यों नहीं कहा गया कि पीओके हमारा है, हमको दे दो? जो गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके अंगुए भगुए लଗୁए हैं, वो बकवास करते हैं तो समझ में आता है। वो राजनीतिक बातें करते हैं तो समझ में आता है, उनका काम है राजनीति करना। और झूठ सच ही आरएसएस की राजनीति है, बीजेपी की राजनीति का मूल है। कितना झूठ बोला जा सकता है, दूसरों के बारे में कितना गंदा बोला जा सकता है, और अपने बारे में कितनी झूठी तारीफ की जा सकती है, उसका नमूना है वो। लेकिन सीडीएस साहब अगर इस तरह के बयान देते हैं तो अफसोसजनक हो जाता है। और 1962 तो बहुत दूर की बात है। जो इस साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें ये शौर्य दिखाना चाहिए था। सीडीएस साहब को बताना चाहिए था कि शौर्य क्यों नहीं दिखा पाए उस तरीके से, कि जो अब वो श्रेय ले रहे हैं उसका। बार बार ट्रंप, नरेंद्र मोदी ईवन की मीटिंग में नहीं गए इसी डर से कि ट्रंप फिर बेइज्जत करेंगे। पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ है, न सीडीएस अनिल चौहान जी को दिखाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है नेताओं को, तो दिखता ही नहीं। अब देखिए, एक और बयान की तरफ आपको ले चलता हूँ। एक इंदौर के नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है, कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के संस्कार खराब है। अपनी बहन को बीच सड़क पे चुम्बन लेने का संस्कार भारतीयों का नहीं है। मोदी जी को माँ को किसने गाली दी पता नहीं, और उसको लेकर के हंगामा मचाया हुआ, रो गा रहा है। एक गीतकार आकर के बिहार में आकर गीत रो रहा है कि उनकी माँ को गाली दी गई, पूरी सभा भावुक हो गई, क्या क्या बकवास किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने बहन को चुम्बन लिया, इसको तमाशा बनाया जा रहा है। ये संस्कार है इनके? कुछ संस्कारी लोगों से भरा हुआ है पूरा भाजपा। तो ये इस तरीके की बयानबाजी। और अब फिर आपको मैं ले चलता हूँ वापस उत्तराखंड। उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उत्तराखंड में, पेपर लीक के को लेकर के, हर जगह पेपर लीक। और ये जो धामी है वहां के, जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, पूरा उत्तराखंड गुस्से से उबल रहा है। कुछ सूझ नहीं रहा धामी को कि क्या किया जाए। बीजेपी को जब कुछ सूझता नहीं है, तो सीधा एक उसके पास एक फंडा है, वो देशद्रोही कह देना। सोनम वांगचुक को देशद्रोही बता ही रहे थे, किसानों को देशद्रोही उन्होंने बताया ही, कांग्रेस देशद्रोही है ही। अब जो उत्तराखंड के यूथ है, जिनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नौकरी, आपको पता होगा अग्निवीर जब से योजना चली है, उसका सबसे असर पड़ा है उत्तराखंड को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को। अग्निवीर की वजह से 3 साल की नौकरी, प्रधानमंत्री 75 साल के बाद की भी प्रधानमंत्री बना रहेगा, लेकिन युवा जो है 3 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ये है इनकी नीति, और ये इनकी देशभक्ति है। ये इन युवाओं के प्रति इनकी लगन दिखाई पड़ती है, युवाओं के बारे में कितना बढ़िया सोचते हैं। तो वहाँ के युवा सड़क पे, वहाँ के युवा आंदोलन पे,
उसको ये कह रहे हैं जेन जेड जो है ये बांग्लादेश की मदद से ये काम कर रहा है। कभी कांग्रेसियों को दोषी ठहराते हैं, कभी बांग्लादेश पे आरोप लगाते हैं, कभी किसी और पे आरोप लगाते हैं। अरे तुम्हारे पास पूरा मंत्रालय है यार, पता करो कौन कर रहा है। और अगर तुम्हारे गृह मंत्री होने के बाद भी, सारा सब होने के बाद भी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तुम्हारा, तुम्हारी सरकार लंबे समय से, केंद्र में सरकार तुम्हारी, तुम्हारे लंबे समय से सरकार तुम्हारी वहां केंद्र में, बावजूद इसके अगर बांग्लादेश के आंदोलनकारी आ जाते हैं और गजवाए हिंद करना चाहते हैं, इनको इनके लिख लिया कहीं, गजवाए हिंद एक शब्द लिख लिया है और रोज बोलते रहते हैं, जिसे स्वर्ग बोलते रहते हैं। सबको स्वर्ग भेज देते हैं, गाय की पूंछ पकड़ो दौड़े स्वर्ग चले जाओ, वो खुद इधर नरक में भटक रहे। तो ये इनका जो है जनता, जो जमीन पर स्थिति है, हर जगह इनके खिलाफ गुस्सा है। और जो लद्दाख में गुस्सा फूटा, उत्तराखंड में भी गुस्सा फूटने को है। लेकिन ये अपनी नाकामयाबी को सनातन विरोधी और देशद्रोही कह करके बचते रहते हैं। लेकिन आखिर कब तक? ये आग जो है उत्तर प्रदेश में भी सुलग रही है, ये आग जो है बिहार में भी सुलग रही है। बिहार के चुनाव में तमाम साम दाम दंड भेद लगाए हुए हैं और पूरी कोशिश इनकी है कि किसी भी तरह चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन जो आक्रोश है पूरे देश भर में, उस आक्रोश को कैसे कम करें, इसका कोई मार्ग इनको नहीं सूझ रहा। देखिए, उसकी कई वजहें हैं। इनका जो एकदम पागलों जैसी हालत हो गई है मोदी सरकार की, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने जिस तरह से मोदी जी को बीच सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है, मोदी जी ने सोचा नहीं था। पूरी दुनिया में इज्जत इनकी मटिया मेट कर दी है ट्रंप ने। और ट्रंप ने केवल इज्जत मटिया मेट नहीं की, बल्कि पूरी जो है भारत की डॉलर की जो इकोनॉमी है, जो डॉलर का जो भंडार है, उसको न्यूनतम पे ला देने की तैयारी कर दी है। जिस तरह से 50% का टैरिफ लगाया है और पूरा निर्यात भारत का ठप कर दिया है, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ज्वेलरी का, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात को हो रहा है। और कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, दलाल पे दलाल भेज रहे हैं, मंत्री भेज रहे हैं ट्रंप को पटाने के लिए, कि ट्रंप पट नहीं रहा है। ट्रंप के लोग कह रहे हैं कि मोदी को घुटने पे ला करके उनसे सारी वो चीजें साइन करवाएंगे जो हम चाहते हैं। मोदी जी बच रहे हैं, मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिया जाए, इससे निपटा जाए। चीन भी गए थे, कुछ खास हुआ नहीं। आपको पता है चीन हमारा दोस्त नहीं है, मालूम है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है चीन। लेकिन अब ये किसके भारत के साथ कौन खड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत के साथ कैसे खड़ा होगा? आप जो है विपक्ष को आप देशद्रोही करते हो। सबसे बड़े नेता आज अगर विपक्ष का कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को दिन रात बदनाम करने, उनकी उनके परिवार को बदनाम करने में, उनकी माँ को गाली देने में, उनके तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों को जिस तरह से सीडीएस से लेकर के आम झंडू कार्यकर्ता तक गाली गलौज करते हैं, उससे क्या साबित होता है? आप दूसरों पर कीचड़ उछाल करके आप इतिहास पुरुष नहीं बन सकते। और पूरा देश जो है, कहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की आग में जल रहा है और ये देर सवेर पूरे देश में भभकेगा ही। हालांकि हम तो यही कहेंगे युवाओं से भी, तमाम लोगों से, कि शांति से काम लें। स्वतंत्रता संग्राम बहुत लंबे समय तक लड़ा गया और गांधी ने बड़े धीरज का परिचय दिया, और उसी वजह रही कि इतना लंबा समय देश अच्छी हालत में रहा। अब ये फिर एक बार काबिज हुए हैं तो कुछ तो नुकसान पहुंचा के जाएंगे। जब शरीर को बीमारी लगती है तो कुछ तो डैमेज होता है। लेकिन मुझे मतलब पता है कि ये देश में, जिसे कहते हैं ना कि बीमारी लगती है तो हमारी बॉडी में के भीतर एक डॉक्टर बैठा होता है जो हमको ठीक करता है, हमको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। हमारे देश के नागरिक इतने सक्षम हैं, जब अनपढ़ थे, जब शिक्षा का लेवल बहुत कमजोर था, आज तो हम 70% से अधिक जो है साक्षर है। आज हमारा तमाम मसलों में हम इतने सक्षम हैं कि दुनिया के तमाम समृद्ध देशों को भी हम टैलेंट भेज रहे हैं। अब भले उसमें फिर वो लगाया गया हो H1B वीजा, जिसका रेट बढ़ाया गया, लेकिन वो तमाम कोशिशें हैं अमेरिका की तरफ से कि कैसे मोदी को झुकाया जाए। लेकिन मोदी जी जो है अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने के बजाय लगातार विपक्ष को देशद्रोही साबित करने में जुटे हुए हैं। जो देश के नागरिक है, युवा है, उनकी आवाज को अनसुना करने में लगे हुए हैं और उनके बेवकूफ किस्म के भक्त उसे गजमाए हिंद तो कांग्रेस का देशद्रोही
स्वरूप ये सब बताने में लगे हैं। लेकिन एक बड़ी फेमस कहावत है कि शुतुरमुर्ग अगर अपनी मुंडी रेत में घुसा ले, उससे तूफान खत्म नहीं हो जाता। कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो बिल्ली भाग नहीं जाती है। देश में समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। और ये जो जीएसटी का जो ड्रामा किया, इतना सारा विज्ञापन दिया जा रहा है कि 2014 से पहले ये रेट में मिल रहा था सामान, अभी इस रेट में मिल, उससे भी कम रेट में मिल रहा है सामान। आप जाइए, पता चलेगा। एक ने बड़ा अच्छा, एक दोस्त ने लिखा कि रेलवे का टिकट कितना कम हुआ, मोबाइल का रिचार्ज कितना कम हुआ, तो चुप्पी साध लेते हैं। ये गीत गिनाते रहते हैं अलग अलग। लेकिन मुझे लगता है देश के नागरिकों को समझ में आ रहा है। और लद्दाख हो या उत्तराखंड हो या बिहार हो या बंगाल हो या असम हो या मणिपुर हो या तमिलनाडु हो या केरल हो या इवन गुजरात हो, गुजरात में भी आग सुलग रही है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए मोदी जी इसी तरह विपक्षियों को देशद्रोही कहते रहे, तो एक दिन खुद इनके लिए स्थिति भयावह हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।